ताइवान और जापान पर कभी भी बरस सकते हैं परमाणु बम। संयुक्त राष्ट्र में यूसीसी लागू करेगा भारत, 3 देशों का मिला साथ। ट्रंप ने दुनिया के सामने मानी हार, बांट रहे फ्री टिकट और कैश। ईरान ने बना लिया परमाणु बम, जल्द अमेरिका पर गिरेगी गाज। दंगाइयों को योगी की सीधी वार्निंग से पाकिस्तानी हुए फैन। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। चीन, ताइवान और जापान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। हाल ही में गूगल मैप्स में ली गई तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने पीले सागर में 6 खतरनाक परमाणु पनडुब्बियां तैनात की हैं। इन पनडुब्बियों को ताइवान और जापान के बीच के इलाके में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ताइवान को एक झटके में नक्शे से निपटाने की योजना बना रहा है। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में बताया गया है कि गूगल मैप्स में टाइप 0912, 2 टाइप्स 093A, 1 टाइप 092 और एक अज्ञात पनडुब्बी दिखाई दी गई है। ये सब परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हैं और लंबी दूरी तक मिसाइल हमला करने में सक्षम है। चीन ने इन्हें किंगदाओ पोर्ट से 18 किलोमीटर दूर समुद्र के नीचे छुपाकर तैनात किया है। चीन का मकसद साफ है, ताइवान और जापान पर दबाव बनाना और युद्ध की स्थिति में उन्हें अचानक हमला करके चौंका देना। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने जापान को चेतावनी देते हुए कहा था कि हिरोशिमा को मत भूलो वरना और बड़ा नुकसान हो सकता है। चीन ने पूरे प्रशांत महासागर में 3000 किलोमीटर तक अपने युद्धपोत और जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, जिससे अमेरिका या अन्य देश ताइवान और जापान को मदद ना भेज सके। ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है, जबकि चीन उसे अपना हिस्सा मानता है। ताइवान ने हाल ही में चीन के खिलाफ समुद्री मोर्चा खोला था। जापान भी ताइवान के साथ खड़ा है, जिससे चीन और ज्यादा नाराज हो गया है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। दुनिया इन देशों के बीच के तनाव को लेकर काफी चिंतित नजर आ रही है। तो वहीं भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और अब भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाने की तैयारी में है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि सुरक्षा परिषद में धर्म और आस्था को प्रतिनिधित्व का आधार बनाना सही नहीं है। भारत का कहना है कि यह तरीका पुराने और स्वीकृत नियमों के खिलाफ है, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत पी हरीश ने ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद का मौजूद ढांचा बहुत पुराना है और अब बदलते समय और भू राजनीतिक हालात के अनुसार इसमें बदलाव जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देश यह तर्क देते हैं कि अगर सुरक्षा परिषद का विस्तार होगा तो वह प्रभावी नहीं रह पाएगा, लेकिन यह सिर्फ असली सुधारों को रोकने की कोशिश है। G4 देशों ने मांग की कि सुरक्षा परिषद में ज्यादा प्रतिनिधित्व और जवाबदेही होनी चाहिए, ताकि वे आज के समय के ग्लोबल मुद्दों को बेहतर तरीके से सुलझा सके। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इसके पास वीटो पावर होती है। इसके अलावा 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। भारत आखिरी बार 2021-22 में इस परिषद का हिस्सा था। भारत का मानना है कि अब समय आ गया है कि इस व्यवस्था में बदलाव हो और अधिक देशों को स्थायी सदस्य का मौका मिले। इसके लिए दुनिया भर में न्यायपूर्ण और संतुलित निर्णय लिए जा सकेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद अप्रवासियों को लेकर सख्त कदम उठाए थे। उन्होंने खासकर उन लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाई थी जो बिना दस्तावेज के अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। हाल ही में उन्होंने विमान से कई अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेज दिया था, जो डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे। अब ट्रंप ने एक नया प्लान बनाया है, जिसे सेल्फ डिपोर्टेशन प्रोग्राम यानी स्वनिर्वासन कार्यक्रम कहा जा रहा है। इस योजना के तहत ट्रंप सरकार बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को पैसे और फ्री टिकट देगी, ताकि वे खुद आराम से अपने देश वापस चले जाएं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह योजना मानवीय और व्यवहारिक है। उन्होंने कहा, अगर ये लोग अच्छे हैं और भविष्य में हमें उनकी जरूरत पड़ी तो हम उन्हें फिर से अमेरिका आने की इजाजत देने का विचार कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बिना जबरदस्ती हटाए खुद उनकी मर्जी से वापस भेजना है, ताकि ट्रंप का कहना है कि इससे कानून का पालन भी हो और लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया ना जा सके। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी तक साफ नहीं किया है कि यह योजना कब से शुरू होगी, इसमें कौन पात्र होगा और कितना पैसा दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने दोबारा राष्ट्रपति बनने पर बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को देश से निकालने का वादा किया है। इसी के तहत फरवरी में उन्होंने भारत के कई नागरिकों को भी देश से बाहर भेजा था। अब देखना यह है कि यह स्वनिर्वासन योजना कितनी सफल होती है और अवैध प्रवासियों पर इसका क्या असर पड़ता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के बेहद करीब है। IAEA ने यह बयान संयुक्त राष्ट्र निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल मरियानो
ग्रोसी के तेहरान रवाना होने से कुछ घंटे पहले दी है। राफेल अपनी तेहरान यात्रा के दौरान ईरानी सरकार के अधिकारियों के साथ उसके परमाणु पर बातचीत करेंगे। IAEA ने यह भी कहा कि ईरान के पास अब वह सब है जिससे वह विनाश के हथियार बना सकता है। ग्रोसी ने फ्रांसीसी समाचार पत्र ले मोंडे से कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने से बहुत दूर नहीं है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाह ईरान पर है। वहीं अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो जल्द ही वो अमेरिका की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा देगा। ईरान का यह कदम एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे वह अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका अंतर्निर्भर सैन्य तंत्र और खासकर उसकी मिसाइल क्षमता है। ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर जनरल अमीर अली हाजीजादे ने अमेरिका को चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वह उसे कड़ा जवाब देगा। उन्होंने कहा, अमेरिका के क्षेत्र में कम से कम 10 सैन्य ठिकाने हैं जहां 50,000 सैनिक तैनात हैं। अगर वे हम पर हमला करते हैं तो उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा। ईरान ने अपनी धमकियों को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने संयुक्त राष्ट्र के जरिए भी अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के राजदूत अमीर सईद इरवानी ने सुरक्षा परिषद को पत्र लिखते हुए कहा कि अगर अमेरिका या उसका सहयोगी कोई आक्रामक कदम उठाता है तो ईरान तुरंत और मजबूती से उसका जवाब देगा। ईरान का संदेश स्पष्ट है, अगर हालात बिगड़े तो हम परमाणु हथियार हासिल करने के लिए मजबूर होंगे। यह रणनीति अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश है ताकि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कदम ना उठा सके। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इन दिनों हिंसा और दंगे का माहौल है। दंगाइयों ने शहर के कई हिस्सों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं की हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मुद्दे पर चुप हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने कहा कि मुर्शिदाबाद के दंगाइयों को सीधा इलाज मिलेगा और वे किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके इसी बयान के बाद पाकिस्तान में भी हलचल मच गई है। पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर योगी के सख्त एक्शन की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब योगी जैसा मुख्यमंत्री की जरूरत है। पाकिस्तान में ट्विटर पर मुर्शिदाबाद, योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी जैसे शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि योगी ही दंगाइयों को काबू में कर सकते हैं, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया। दरअसल योगी का रिकॉर्ड दंगों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। यूपी में उनके राज में दंगाइयों पर बुलडोजर चलाया गया, नुकसान की भरपाई करवाई गई और सख्त कानून लागू किए गए। इसी कारण पाकिस्तान के लोग भी योगी की कार्यशैली से वाकिफ हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि बंगाल में दंगा सरकार की शह पर हो रहा है और खास समुदाय के लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। अब बंगाल के कुछ नेता भी योगी को राज्य में आने का न्योता दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक ममता सरकार चुप है तब तक योगी जैसे नेता ही शांति ला सकते हैं। मुर्शिदाबाद की स्थिति गंभीर है और अब देश ही नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी योगी के एक्शन की चर्चा। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।